हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 के सिविक्स के क्वेश्चन आंसर्स को। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं टेक्स्ट बुक के। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको इस चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर है ये 8th चैप्टर है और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स के ये क्वेश्चन आंसर है। तो आज हम पहले देख रहे हैं बहुविकल्पी और अति लघु प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि राजनीतिक दलों में सुधार को राजनीतिक सुधार कहा जाता है, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सुझाव और प्रस्ताव को लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं, या राजनीतिक व्यवस्था में सुधार या राजनीतिक गतिविधियों में सुधार। तो इसका उत्तर होगा दूसरा वाला, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। इनको आप नोट करते चलें। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र की परिभाषा या अर्थ बताएं। तो लोकतंत्र की परिभाषा या अर्थ में लोकतंत्र शासन का वो स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं। तो सबसे बढ़िया परिभाषा इसकी यही है, पहला का लोकतंत्र शासन का वो स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक अच्छे लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो एक अच्छे लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? इसका उत्तर है, एक अच्छे लोकतंत्र में ऑप्शन 4 हैं इसके, इनको चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है। इसके बाद इसके देख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा पहला वाला, एक अच्छे लोकतंत्र में शासक को जनता चुने और जनता की भावनाओं और आकांक्षा के अनुरूप शासक काम करे। तो इसका पहला उत्तर है पहला। इसके 2 ऑप्शन और दिए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। अच्छे प्रशासक और अच्छे प्रशासक तक अच्छे लोकतंत्र के गुण हैं, शासन में जनता की भागीदारी ही अच्छे गुण लोकतंत्र के गुण हैं, और जनता का अधिक से अधिक अधिकार मिलना ही अच्छे लोकतंत्र की विशेषता। ये सारे सही हैं, लेकिन सबसे अच्छा आंसर क्या है? पहला वाला, एक अच्छे लोकतंत्र में शासक को जनता चुने और जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप शासक काम करे। तो अब देखते हैं 4th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, लोकतांत्रिक सुधारों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? तो लोकतांत्रिक सुधारों को लागू करने के लिए जो ऑप्शन दिए हैं इनमें सही उत्तर है पहला वाला, लोकतांत्रिक सुधारों को कानून और विभिन्न नीतियों या फार्मूलों द्वारा लागू किया जा सकता है। जो भी सुधार होते हैं वो कानून का रूप लेते हैं और उसके द्वारा उसका सुधार किया जा सकता है। 5वां प्रश्न है, दुनिया के कितने भागों में लोकतांत्रिक शासन नहीं है? लगभग 1/4 भाग में लोकतंत्र नहीं है अभी, यानी 75% जो देश हैं उनमें तो लोकतंत्र है, लेकिन 25% में नहीं है। 75% में ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और 25% में नहीं है। तो आंसर पूछा गया है नहीं है, तो आप इसको लिखेंगे लगभग 1/4। 25% मीन्स है 1/4। अगर इसका अपोजिट पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत भाग में लोकतांत्रिक शासन है, तब आप 75% या 3/4 ये बोलेंगे। 6th क्वेश्चन है, चुनौती किसे कहते हैं? चुनौती किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की मुश्किलें, जो मुश्किलें आती हैं उन्हें चुनौती कहते हैं। विभिन्न प्रकार के संघर्ष, लोकतांत्रिक अव्यवस्था, उपरोक्त सभी ये नहीं है, विभिन्न प्रकार की मुश्किलों को बोलते हैं। विस्तार की चुनौती से क्या तात्पर्य है? तो विस्तार की चुनौती मीन्स होती है लोकतंत्र का विस्तार कैसे किया जाए। तो लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सामाजिक समूहों, विभिन्न संस्थाओं में लागू करना, स्थानीय सरकार को और अधिक अधिकार संपन्न बनाना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों को उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 8वां प्रश्न है, लोकतंत्र की एक चुनौती का उल्लेख करें। तो लोकतंत्र की एक चुनौती जो इनमें से दी है 4 में से एक को चुनना है। भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था की चुनौती, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती जैसे सेना पर नियंत्रण, समस्याओं से छुटकारा पाना, आर्थिक असमानता दूर करने की चुनौती। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, क्योंकि बुनियादी आधार बनाना बहुत ज़रूरी है। बुनियादी आधार मीन्स है उसका प्रसार करना और उसकी मजबूती। 9वां प्रश्न है, लोकतंत्र के विस्तार
का एक उदाहरण दीजिए। लोकतंत्र के विस्तार का एक उदाहरण दीजिए। तो लोकतंत्र का विस्तार किस तरह होता है? महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति प्रदान करना, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना, दलितों और अनुसूचित जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि दलितों और अनुसूचित जाति की भागीदारी अपने आप है ही है, पंचायती राज अपने है ही है, स्थानीय निकाय को भी 92 में सशक्तिकरण किया जा चुका है। तो अभी ज़रूरत किस चीज़ की है? महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी जो कि कम है उसको बढ़ाना। 10वां प्रश्न है, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती का एक उदाहरण दें। तो ये तो है इसके सभी जो हैं, जितने उत्तर हैं ये सारे सही हैं, सारे ऑप्शन सही हैं, यानी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कार्य पद्धति में सुधारना, राजनीतिक दल में सुधार लाना, सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सत्ता को कई ऊपर से नीचे की तरफ विभाजित करते जाना, यानी सबको ग्रामीण क्षेत्र के काम ग्राम सभा करेगी, राज्य सरकार राज्यों का काम करेंगे, केंद्र सरकार केंद्रीय स्तर पर काम करेगी। तो ये एक विकेंद्रीकरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। तो विस्तार की, लोकतांत्रिक मजबूत करने की, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। तो ये इसमें भी उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद 12वां प्रश्न है बहुविकल्पी का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती हर लोकतंत्र के सामने किसी रूप में है? तो विस्तार की, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, ये सभी इसमें हैं। चारों की चुनौतियाँ लोकतंत्र के सामने आती हैं। तो इसका उत्तर हो गया 4। तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख के इनको सही से नोट करते चलें या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें। अब देखते हैं अति लघु प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है कि राज्य का अपना कोई धर्म ना हो तथा राज्य में रहने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकें, राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव ना करे, ये स्थिति धर्मनिरपेक्षता या सेकुलर कहलाती है। पहला है दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हैं, यानी लोग इम्पोर्टेंट है। इसमें लोगों द्वारा बनेगी सरकार जो लोगों के हित के लिए काम करेगी और लोगों की इच्छा तक बनी रहेगी। लेकिन लोगों की इच्छा का जो प्रदर्शन कब होगा? हर 5 साल बाद। ये नहीं कि आज नहीं पसंद है तो कल इलेक्शन हो जाएंगे। ये 5 साल तक आप एक बार चुन सकते हैं, तो वो 5 साल चलेगी। तीसरा प्रश्न, निरक्षरता का क्या अर्थ है? निरक्षरता यानी कि इलिटरेसी का क्या अर्थ है? वो स्थिति जिसमें लोगों को अक्षरों का ज्ञान ना हो, अर्थात वो पढ़े लिखे ना हो, तो निरक्षरता कहलाती है। फिर चौथा है राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव राजनीतिक सुधार कहलाते हैं। तो लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। इसके बाद देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? तो उत्तर है लोकतांत्रिक सुधारों को कानूनों और विभिन्न नीतियों या फार्मूलों द्वारा लागू किया जा सकता है। जो भी सुधार है उनको लागू करने के लिए कानून बनाने पड़ेंगे या कुछ नीतियाँ या फार्मूले लागू करने पड़ेंगे। छठा प्रश्न है एक अच्छे लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? इसका उत्तर है जनता शासक को चुने और शासक जो है जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे। सातवां प्रश्न है विस्तार की चुनौती से आप क्या समझते हैं? यानी लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है इसका विस्तार की चुनौती से तात्पर्य है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना। आठवां प्रश्न है नए और सावधानी से बनाए गए कानूनों के क्या लाभ होते हैं? तो उत्तर है नए कानून सारी अवांछित चीज़ें खत्म कर देते हैं। ये सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना वही बेहतर है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित करते हैं और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे। 9वां प्रश्न है, सबसे बढ़िया कानून किसे माना जाता है? सबसे बढ़िया कानून किसे माना जाता है? तो सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। जैसे सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड का प्रावधान करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद करता है। तो ये 9वां प्रश्न था। 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के एक सर्वेक्षण के उपरांत क्या पाया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के एक सर्वेक्षण ने कराया और पाया कि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ अधिकतर डॉक्टर अनुपस्थित थे। वे शहरों में रहते हैं, निजी प्रैक्टिस करते हैं और महीने में सिर्फ 1 या 2 बार नियुक्ति वाली जगह पर घूम आते हैं। गांव वालों को साधारण रोगों के इलाज के लिए भी शहर जाना पड़ता है। तो ये एक विडंबना है कि जो सरकारी जॉब जिनको मिल जाती है वो उस चीज़ को अच्छे से करना नहीं चाहते और जिनको नहीं मिली होती वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है? आपने इस शब्द को बहुत बार सुना होगा। एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाती हैं, यानी कि जब किसी उत्तर है इसका, जब किसी धर्म के लोग अपने आप को दूसरे धर्मों से ऊपर समझते हैं तथा अपने धर्म के लिए दूसरे धर्मों को नीचा दिखाते हैं, तो यह प्रवृत्ति सांप्रदायिकता कहलाती है। 12वां प्रश्न है, चुनौतियों का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है, लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं जिन्हें दूर किए बिना लोकतंत्र का विकास संभव नहीं होता, चुनौतियां कहलाती हैं। इनके आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। और प्रश्न 13 है, दुनिया के कितने भागों में लोकतांत्रिक शासन नहीं है? तो जैसे अभी हमने देखा, दुनिया के लगभग 1/4 भाग में लोकतांत्रिक शासन नहीं है या 25% भाग पर लोकतांत्रिक शासन नहीं है। तो ये थे लोकतंत्र की चुनौतियाँ, चैप्टर नंबर 8 NCERT क्लास 10th के बहुविकल्पी और अति लघु प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके लघु प्रश्न और उसके अगले वीडियो में देखेंगे इसके विस्तृत प्रश्नों को। तो आज के वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।